नहीं, 2 लाख पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। हिंदुस्तान की राजनीति में और हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा संगठन बनाने का रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी के नाम होने जा रहा है। ये तो 15 मानते अक्टूबर हैं। पार्टी की तरफ से ये वादा करता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी हैं जी भर्ती प्रक्रिया में 101% ट्रांसपेरेंसी होगी। जैसा दिल्ली में भी आप देखिए, इतनी हमारी अकेली ऐसी सरकार है जो डिलीवरी देती है। डिलीवरी बेस्ड हमारा गवर्नेंस मॉडल है। आप दिल्ली में इन्होंने आय तो दुगनी की नहीं, कर्ज जरूर दुगना कर दिया। तो वो पहले ये समस्याएं क्रिएट करते हैं, जी। फिर अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं कि हमने ये समस्या क्रिएट कर दी, अब इसको सोल्व करने के नाम पे जनता के साथ संपर्क साध। देखिए कि ये संयोग और प्रयोग तो नहीं है। अनिल विज कहते हैं कि इसमें कोई गहरी साजिश है, मुख्यमंत्री कहते हैं गहरी साजिश है, लेकिन ये कौन बताएगा किसकी साजिश है? ये भी तो बताओ ना। गहरी साजिश कह देने से साजिश होगी, किसकी साजिश है? जब जिस देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल, और आम आदमी पार्टी ने 5 ऐसे युवा यानी कि प्रेस को डील करने के लिए अपने प्रवक्ता उतारे हैं। और जिस क्षेत्र में हम बामडोली से यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं, इन 3-4 रीजन से एक युवा MBBS डॉक्टर को उन्होंने यहाँ से अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है और वो अपने इश्यू को बहुत अच्छे से रख भी रहे हैं। तो हम सीधे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर मनवीर, नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी और हिंद केसरी देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मेरी आपको कॉन्ग्रेचुलेसन है हमारे चैनल की तरफ से। आपको इतनी कम आयु में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बहुत 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 धन्यवाद। और साथ में मेरे क्षेत्र के लोगों का, क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, जिसकी वजह से पार्टी ने भी मुझे इस काबिल समझा और मुझे हरियाणा प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी। इसमें आज गांव-गांव आप अभियान में टूर में निकले हुए हैं इस जनसंपर्क में। क्या रियल इश्यूज हैं आपके हरियाणा के? क्योंकि विपक्ष कहता है कि आम आदमी पार्टी जो हरियाणा के ज़मीनी जो मुद्दे हैं उनको नहीं समझ पा रही। उनके राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की समझ तो है, तो यहाँ क्या इश्यूज रहेंगे आपके लिए चुनौती? देखिए, पूरे देश की राजनीति में अकेली एक आम आदमी पार्टी ही ऐसी है जो रियल इशू की बात करती है, जो मूलभूत सुविधाओं की बात करती है। वो कहती है कि मूलभूत सुविधाएं अधिकार हैं लोगों का, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सब मूलभूत मुद्दे हैं जिसका आम आदमी पार्टी गारंटी देती है कि हम आएंगे तो इन मुद्दों को सोल्व करेंगे। ये जो दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि इनके मुद्दा, बताइए क्या मुद्दा है? आप बताइए, यहाँ क्या अडानी अंबानी का विकास मुद्दा है या लोगों का मुद्दा है? यहाँ की जो जनता त्राही त्राही कर रही है, पूरे हिंदुस्तान की जनता त्राही त्राही कर रही है। बड़ा मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए कि जो ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें आप देखिए कि क्या रैंकिंग है हिंदुस्तान की। जितने भी कोई भी देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। विकसित होने के लिए उसके देश के प्रत्येक नागरिक का विकास करना जरूरी है। विकास का पैमाना सिर्फ आर्थिक पैमाना नहीं है कि कुछ लोगों का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी या जो है हम 5th नंबर पे आ गए तो हम विकास हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। दिलवाया 5 ट्रिलियन, वो गोल पोस्टिंग है आगे अगले चुनाव के लिए समय जनता से लेने का। देखिए, जो या वाकई उसमें कुछ बूम है आपको लग रहा है? बीजेपी की एक जो ना बड़ा स्मार्ट प्ले करती है बीजेपी। जैसे बीजेपी ने पहले 14 में आई तो उन्होंने कहा कि 2022 तक हर जो है घर दे देंगे, हर बेरोजगार को, बेघर को घर दे देंगे। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। अब 2022 आ गया और आके चला गया, लेकिन उनके कही हुए बातें पूरी नहीं हुई। अब जनता उनसे सवाल पूछ रही है, तो अब उनका क्या है? वो सीधा सपना दिखा रहे हैं कि देश की, दुनिया की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। कब हो जाएगी? 2047 में। सीधा इतना लंबा करें, क्योंकि उनको पता है शॉर्ट टाइम में आते ही, जैसे अब सवाल पूछ रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। अब पूछ रहे हैं कि जी आपने कहा था क्यों नहीं की? 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, नहीं दिए। 2 लाख भी किसानों का डाटा उन्होंने दिया पार्लियामेंट में। तो आप ये खुद देखिए कि इसलिए वो ऐसा है कि कोई भी चीज़ के लिए आप जुमला छोड़ दो और फिर कह दो कि ये तब पूरा होगा। आप बताइए, आज के बाद 2047 के बाद पूरी एक पीढ़ी चली जाएगी। एक पीढ़ी सवाल पूछने वाली जो असली पीढ़ी है, वो एक पीढ़ी, नेक्स्ट पीढ़ी आ जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। तो आज जो काम कर रहे हैं उसका जवाब नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी देगी। आज के सवाल का जवाब आज की ही जनरेशन देगी, आज के ही लोग काम देखेंगे, उसी का जवाब देंगे। डॉक्टर मनवीर, सबसे बड़ी गैदरिंग जो हुई है पंचकुला में, वो OPS के मुद्दे पे हुई। 5 स्टेटों ने लागू भी कर दिया।
तो हरियाणा में आपके क्या कमिटमेंट रहेंगे? और दूसरा, जो सीईटी का मामला है या जो भर्ती में घोटालों का मामला है, हरियाणा शायद सबसे ऊपर है, तो यूथ में बड़ा अनरेस्ट है, बड़ा आक्रोश है, तो यूथ के लिए क्या आपके लिए एश्योरेंस है आपके पास? देखिए, सबसे पहले आपने ओपीएस का कहा, तो देखिए ओपीएस को ये समझने की ज़रूरत है कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और एनपीएस क्या है। ओपीएस में जो एक कल्याणकारी सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा की योजना थी, जो कि तत्कालीन सरकार ने उसको बंद करके और नई स्कीम ला दी और उस स्कीम को बाजार जोखिमों के अधीन कर दिया, शेयर मार्केट के अधीन कर दिया। अब आप बताइए कि जो योजना अभी को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं एनपीएस को, ओपीएस पे अभी शिफ्ट नहीं हो रहे वो। बिल्कुल, देखिए अब जो योजना स्वयं या जिस योजना का धन स्वयं बाजार जोखिम के अधीन है, वो किसी नागरिक को कैसे सुरक्षा दे सकती है? सोचता है बाजार के हाथों में सौंप रखी है। हाँ, तो अब आप ये कह रहे हैं कि पहले ये फ़ायदे गिनवा रहे थे कि जी ओपीएस ऐसा है, एनपीएस में इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब इतने सालों में जनता ने देख लिया तो उनको पता लग गया कि ओपीएस फ़ायदेमंद थी, एनपीएस नहीं है। वो तो कह रही है जी आप जिस चीज़ को ज़्यादा फ़ायदेमंद कह रहे थे और कम फ़ायदेमंद वाली, हमें तो कम फ़ायदेमंद वाली दे दो, हम तो उसी में खुश हैं। अब सरकार कह रही नहीं, ज़बरदस्ती, हम तो आपका भला करना चाहते हैं, जैसे किसानों का भला कर रहे थे ऐसे ही कर्मचारियों का भला, नहीं हम तो आपको ज़्यादा एनपीएस देंगे, ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ देंगे। और कर्मचारी हाथ जोड़ के कह रहे हैं जी हमें तो कम फ़ायदे वाली चीज़ दे दो। लेकिन सरकार है कि ज़्यादा ही फ़ायदा करना चाहती है, जनता का भी टैक्स का बोझ लाद करके, हर तरह से अवैध वसूली करके, नए नए हथकंडे अपना करके जनता को परेशान करने के सिवाय सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। इसके साथ ही जो यूथ है, वो आज हरियाणा का यूथ या तो नशे में डूब रहा है, आप देखिए नशाखोरी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी है। नशे से डील करने के लिए क्या रहेगा आपके पास? देखिए बिल्कुल, देखिए आप दिल्ली में आप पे एलिगेशन लगते हैं कि आपने जो डिस्टिलरी की सेल है, जो लिक्विड सेल, वो कई गुना बढ़ा दी है, घर घर पे भी आपने शराब भी मुहैया करा दी है। देखिए ये बिल्कुल जो है ना एक पेड एजेंडा था। मैं आंकड़े के साथ कहता हूँ कि हमने नई शराब की आबकारी नीति लाए थे, उसमें करीब 800 साढ़े 800 ठेके खुलने थे, जिसमें सिर्फ 450 480 ठेके के करीब खुले थे, पूरे ठेके नहीं खुले। जानबूझ करके बदनाम करने के लिए, छीटाकशी करने के लिए एक पेड एजेंडा था जो उन्होंने फैलाया। इसके साथ ही हमने सेम नीति को, जो दिल्ली में नीति लागू की, वो सेम नीति को हमने पंजाब में लागू किया है, क्योंकि वहाँ हमारी सरकार है, हम इंडिपेंडेंट हैं वहाँ पे। यहाँ पे सरकार में केंद्र सरकार और एलजी का हस्तक्षेप है। सेम योजना में पंजाब में तो हमने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। लेकिन आपके मंत्री पे 80 करोड़ से ज़्यादा कहा कि जिन एजेंसियों को थ्रू उन्होंने ऑफर किया, उन्हीं में उन्होंने पैसे को साइफन किया और आज उनको तिहाड़ जेल में से लिए वो देखिए ईडी को एक राजनीतिक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारा कोई भी मंत्री किसी भी अपराध के लिए जेल में नहीं है, वो जांच के नाम पर ज़बरदस्ती जेल में डाला हुआ है, उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने 50 करोड़ लिया, 80 करोड़ ले लिया। उन्होंने मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर्स, घर की तलाशी, गाँव की, ज़मीन की, हर चीज़ की तलाशी कर ली। उनको एक पीला पैसा मिला हो तो बताते, कोई मनी ट्रेल उनको अभी तक आज तक तो मिला हो कोई भी नहीं है। यूथ के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ, गांधी जी कहते थे कि जब तक रेवेन्यू हमारा शराब पे डिपेंड रहेगा, हम इसको विकास नहीं कह सकते। विकास उसको कहेंगे कि स्टेट कम से कम इसको रिड्यूस करते चली जाए और न्यूनतम रह जाए जो लिक्विड की सेल। तो उस उद्देश्य से तो कोई भी पार्टी नहीं चल रही। देखिए अभी जो पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह हम अभी दिल्ली में हमारे पास सिर्फ इतना ही अधिकार है कि हम पॉलिसीज़ को बना के और एलजी से अप्रूवल लेके उनको फ्लोट कर पाएँ। अब आप देखिए गुजरात में उन्होंने शराबबंदी कर दी, लेकिन आप देखिए कि गुजरात में शराबबंदी के कारण सबसे ज़्यादा कच्ची शराब से मौत का आंकड़ा पूरे हिंदुस्तान में गुजरात में। मतलब गुजरात नहीं बनने देना चाहते। बिल्कुल। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो अवैध शराब का जो रैकेट है, वो रैकेट या तो बदमाश या पॉलिटिशियंस उनकी शय में चल रहा है, वो बदमाशों को और ज़्यादा कर रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में जो भी है शराब का कंट्रोल, शराब की मैन्युफैक्चरिंग, जो उनका इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी जितना भी है वो सरकार के अधीन है,
किसी प्राइवेट प्लेयर के अधीन नहीं है। वहाँ आप वहाँ पे ये आंकड़ा दे सकते हैं कि दिल्ली में इतनी शराब की बोतलें बिकी, आप हरियाणा में आंकड़ा नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ यही नहीं पता ये 1 नंबर की शराब कितनी बिकती है, 2 नंबर की। डॉक्टर साहब, जो डिग्री होल्डर जो इसमें यूथ है, मेरी बात को पूरा दीजिए। हरियाणा में शराब के ठेके 12 घंटे खुलते हैं, लेकिन 24 घंटे खुलते हैं। 12 घंटे वैध बिकती है, 12 घंटे अवैध शराब बिकती है। यहाँ पे कोई छुट्टी का दिन नहीं है। आप देखिए कि दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर जो कोरोना के टाइम में कितने लाख शराब की बोतलें गायब हुई, आज तक उनका कुछ चला, कितना बड़ा घोटाला। आप उनको बंद कर दे, लेकिन फिर घोटाले से उस पैसे से अगर जो है क्राइम को पोषण मिले, वो चीज़ भी तो ठीक नहीं है। आपको एक बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा। दूसरा, यूथ जो डिग्रियां लिए घूम रहा है, किसी भी जांच एजेंसी पे विश्वास नहीं रहा। यहाँ तक कि जुडिशल के एग्ज़ाम में अंदर की पूरी पेपर सीट ही बदल दी जाती है और अटैचियाँ पकड़ी जाती हैं, तो यूथ का विश्वास चला गया है। देखिए, यूथ बिल्कुल उद्वेलित है, आक्रोशित है, और इस सरकार के से बिल्कुल जो है ना घृणा की स्थिति में आ गया है, और उसके लिए वो समय समय पर सड़कों पर भी उतर रहा है। क्योंकि सरकार ने वादा किया था, अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम रोजगार देंगे और बिना पर्ची खर्ची के देंगे। हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची का नारा देने वाली सरकार के पास अटैचियाँ बरामद हो रही है, अटैचियों से नौकरियां दी जा रही है। इसके साथ ही क्या हरियाणा में टैलेंटेड यूथ की कमी है? जो आप बाहर के अभ्यर्थियों को, विशेष तौर पर आप देखिए कि क्लास 1 जितनी भी पोस्ट है, उसमें गुजरात के कितने कर्मचारियों को यहाँ पर नौकरी दी जा रही है। ये पूरा जो खेल है, देखिए अभी जितनी भी एजेंसी हैं, सरकार है, आज बीजेपी की सरकार है, इन सब की जांच, इन सब की पोल पट्टी जब खुलेगी, जब ये सरकार चली जाएगी और उसके बाद इनकी जांच बैठेंगी, तब पता चलेगा इन्होंने कितने गड्ढे खोदे हुए हैं और उनके क्या क्या काले कारनामे हैं, वो ज़रूर सामने आएंगे समय के साथ। और ये आपने यूथ के लिए बताया कि जो इसकी फेलियर जो आपने सबके आगे रखे, आपके पास क्या रिप्लेस सिस्टम है जिससे यूथ अश्योर हो सके कि उनके फ्यूचर आगे सिलेक्शन फेयर होंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठेकेदारी प्रथा से बाहर निकलेंगे वो? देखिए, सबसे पहला किसी भी देश को, किसी भी नागरिक के विकास के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको एक डाटा देता हूँ, हरियाणा में स्कूलों में करीब 25 लाख बच्चे दाखिला लेते हैं, लेकिन पास होके 12वीं पास करके बच्चे निकलते हैं 9 लाख। बाकी के बच्चे कहाँ गए? वो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वो बच्चे अपनी शिक्षा नहीं मुकम्मल कर पाते, वो बच्चा क्या रहेगा? हुनर के कारण वो बेरोजगारी में रहेगा। तो सबसे पहला जो हमारा मकसद है वो शिक्षा देना, शिक्षा इंसान को। लेकिन डॉक्टर साहब, जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं, जो अपना नेट कर सके हैं, जो हायर जो एग्ज़ाम हो क्लियर करके बैठे हैं, उनको रोज़गार नहीं है, उनको वैकेंसीज नहीं है, उनको फेयरनेस नहीं है, वो कहाँ जाएंगे बताइए? इसको देखिए, आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं है जी, लेकिन आप देखिए पूरे देश में सर्विस सेक्टर तो बड़ा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम है। लेकिन हरियाणा के पास बहुत पुराने इंडस्ट्रियल एरिया हैं, बहुत पुरानी कंपनियां हैं, एस्कॉर्ट है, महिंद्रा, आपका मारुति, इतने बड़े प्लांट हैं जो अकेले कई हज़ार लाखों लोगों को नौकरियां दे रहे हैं। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होते हुए भी यहाँ बेरोजगारी दर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। उसका कारण ये है कि सरकार की पॉलिसीज़ गलत हैं। सरकार ने जानबूझ करके ऐसी पॉलिसीज़ बना दी हैं कि जिसकी वजह से यहाँ का यूथ नहीं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो यूथ है, जो टैलेंटेड यूथ है, उसको जानबूझ के ठेकेदारी कि मैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल के माध्यम से और समय समय पर पहले भी जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता है, मैं जनता से, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये वादा करता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी हैं, भर्ती प्रक्रिया में 101% ट्रांसपेरेंसी होगी। जैसा दिल्ली में भी आप देखिए, इतने सालों की भर्ती प्रक्रिया में आपको कहीं भी एक भी कोई लूप होल नहीं मिलेगा, कहीं भी एक भी भर्ती विवादित नहीं है। तो बिल्कुल आपकी समय पर तय समय सीमा के तहत सारी भर्तियां होंगी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, काबिलियत के आधार पर सबको नौकरियां मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने, जब हमारी सरकार आएगी तो ये खर्ची, पर्ची, अटैची और ये अनफेयरनेस ये दूर तक दिखाई नहीं देगी, क्यों हमें जो डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज है, वो कई स्टेटों में जो महारत है, उन महारत के आधार पे इन्होंने कमिटमेंट आप लोगों को दिया है। और दूसरा, जो बिजली के नाम पे देखिए, मैं जो अत्याचार हो रहा है हर घर में, डोमेस्टिक जितने भी कनेक्शंस हैं, यानी कि जब 100 वाट का बल्ब होता था
तब तो 600-700 रुपये बिल होता था। जब 9 वाट पे हमने शिफ्ट किया और सेविंग एनर्जी सेविंग का एक मिशन चला, जागृति चली, उसके बाद 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार के बिल, यानी कि नॉन एनर्जी यूजेज चार्जेज जितने लग जाते हैं, जितने एनर्जी यूजेज चार्जेज होते हैं, तो इससे कैसे देखिए आज़ादी होगी? मैं बिजली से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि जितनी भी सरकारें हैं, आप देखेंगे कि जुमले की सरकार है, घोषणा की सरकार है, एक तरफ है गारंटी की सरकार। हम जब भी चुनाव में जाते हैं, जनता के सामने जाते हैं, तो हम अपना गारंटी कार्ड सरकार को देते हैं। गारंटी कार्ड का मतलब होता है कि ये चीज़ होंगी ही होंगी, इसकी अश्योरिटी होती है, खाली घोषणा की नहीं, मुकर नहीं सकते। इसके साथ ही हमारी अकेली ऐसी सरकार है जो डिलीवरी देती है, डिलीवरी बेस्ड हमारा गवर्नेंस मॉडल है। आप दिल्ली में देख लीजिए, आप पंजाब में देख लीजिए, तो जनता को आप मोदी जी ने कहा कि 15 लाख रुपए आएंगे खाते में, नहीं आए, लेकिन केजरीवाल जी ने कहा बिजली फ्री होगी, पानी फ्री होगा, वो मिला। लोगों को आज विश्वास है जो केजरीवाल कहेगा वो होगा, उन्होंने जो कहा वो किया। ये जो है गारंटी हम जो दे रहे हैं, लोगों को गारंटी कार्ड दे रहे हैं, ये हमारा डिलीवरी मॉडल में आप पूरे हिंदुस्तान में देख सकते हैं कि अकेली आम आदमी पार्टी ही ऐसी देती है। दूसरा, हम दिल्ली में जब पहली बार योजना के बाद जब चुनाव में गए, तो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री था जिन्होंने ये कहा था जनता के बीच में कि मैं आपसे, अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दो, अगर मैंने नहीं किया काम तो वोट मत दो। आज क्या खट्टर साहब आके कह सकते हैं, कोई हिंदुस्तान में कोई दूसरी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री कह सकता है कि हमने काम किया तो वोट दे दो वरना मत दो? तो हमारा डिलीवरी बेस्ड मॉडल है। इसके साथ ही जो बिजली का आया, देखिए आम आदमी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, और बिजली का जो बिजली आंदोलन है, इसको मैं कहता हूँ बिजली का अधिकार, मौलिक अधिकार। बिल्कुल। आप अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ने, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने, हिमाचल हाई कोर्ट ने, अलग अलग हाई कोर्ट ने समय समय पर ये अपने डिसीजंस में ये कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड। ये एक जीवन के अधिकार और जीवन यापन का अधिकार है, ये कोई सुख सुविधा नहीं है। आज के परिवेश में बिजली की जो सुविधा है वो एक अधिकार है, उसके बगैर किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है, सामाजिक जीवन है या गृहस्थ जीवन है, वो उसका जो है असंभव है उसके बगैर। दूसरा डॉक्टर साहब, किसानों के लिए इसके साथ एक चीज़ और, हमने दिल्ली में फ्री बिजली दी। आप देखिए दिल्ली में 90% घरों में फ्री बिजली का बिल आ रहा है, पंजाब में फ्री बिजली है, 90% घरों का जीरो बिल आ रहा है। इसके साथ ही फ्री देने के साथ साथ 24 घंटे, यहाँ हरियाणा में सरकार पैसे लेकर भी 24 घंटे बिजली नहीं दे रही। आज यहाँ गांव में बैठे हैं, मेरे गांव में बामडोली में बैठे हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए कितने घंटे बिजली आ रही है, लंबे लंबे कट लग रहे हैं, पूरे लंबे कट है। इसके साथ ही ये सरकार झूठे वादे करती है कि हमने 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, किसानों को बिजली दे रहे हैं। आप पूरे मेरे गाँव में देख लीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ लिखित में, पूरे गाँव में अगर खेतों में 50 कनेक्शन भी अगर पूरे गांव में मिल जाए, हमारे गांव में करीब 5500 वोटर्स हैं, पूरे गांव में 50 मीटर नहीं है खेतों के कनेक्शन ही नहीं है, तो बिजली कहाँ से दे देंगे किसानों को? गांव में तो 17 साल से स्टेडियम का शिलान्यास होकर निर्माण भी नहीं हो पाया, वही तो 17 साल पड़ी है। आप सबसे जो मज़ेदार बात है, आप ये देखिए कि उस घोषणा को सीएम मुख्यमंत्री जी 2 बार खुद सीएम घोषणा में अनाउंस कर चुके हैं, फिर भी वो नहीं हुआ है। जैसे इस विधानसभा जो बहादुर की बैठी है, यहाँ से कुलदीप शिकारा जी कैंपेन कर रहे हैं, जून साहब कर रहे हैं, काफ़ी लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हैं पार्टी की विचारधारा पे, तो ये कहाँ तक एक्नॉलेज हो रही है, लोगों में कितना जन समर्थन जुट रहा है आपकी पार्टी का? देखिए हमारा जन समर्थन आप देखिए कि अभी 2 दिन पहले भिवानी में हमारा शपथ ग्रहण समारोह था। जी जी। तो जिसको जितनी बड़ी लोगों की रैलियाँ होती है, उतना तो हमारा शपथ ग्रहण समारोह में पदाधिकारी थे। हमारा टारगेट है कि 15 अक्टूबर तक पूरे हरियाणा में 2 लाख पदाधिकारी, कार्यकर्ता नहीं, वोटर नहीं, 2 लाख पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। हिंदुस्तान की राजनीति में और हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा संगठन बनाने का रिकॉर्ड आम आदमी पार्टी के नाम होने जा रहा है। ये 15 अक्टूबर तक कि हमेशा जैसे बीजेपी चुनावी मोड पे रहती है, इसी तरह केजरीवाल की पार्टी भी हमेशा कुछ नया करने के मोड पे रहती है। और जो इंडियन के नाम से जो गठबंधन बना है, क्या विधानसभा में भी गठबंधन के तौर पे लड़ेंगी ये?
देखिए आम आदमी पार्टी किसी के साथ या बिल्कुल अकेले उसको लड़ेगी? देखिए, हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, जीतेगी और सरकार बनाएगी। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, इंडिया गठबंधन एक देश विरोधी, देश को नफरत की आग में झोंकने वाली राजनीति के खिलाफ लोकसभा समान लेवल पर। विचारधारा के दलों का इकट्ठा आना है। जी। वो गठबंधन नहीं, वो एक विचारधारा है कि एक देश विरोधी, देश को तोड़ने वाली राजनीति को, नफरत की राजनीति के खिलाफ एक राजनीति तौर पर वो इकट्ठे हुए हैं। और वो सिर्फ एक लोकसभा के लेवल पर है, उसका विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है। और वो भी उनका, देखिए हर पार्टी का ये, इसके साथ ही आप एक चीज़ और देखिए कि हमने पॉलिसी लाई बिजली के लिए कि हम 24 घंटे देंगे और मुफ्त बिजली देंगे। इसके साथ ही हमने 24 घंटे की बिजली को सुनिश्चित करने के लिए जो बिजली कंपनियां थी उनके ऊपर यह प्रावधान किया कि पहले आधे घंटे अगर बिजली जाती है किसी भी फॉल्ट की वजह से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर उसके अगले 1 घंटे अगर बिजली जाएगी तो तो compensate उस पे पेनल्टी लगेगी। जी। 100 रुपये पर आवर की पेनल्टी लगेगी। और वो पेनल्टी सरकार को नहीं, वो कस्टमर को जाएगी। बिलों से कुछ मुक्ति मिलेगी क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल, ये हमारा स्पष्ट है, केजरीवाल की गारंटी है कि हर घर 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली आपको मिलेगी। ये केजरीवाल जी की गारंटी है। और उन्होंने जो कहा वो किया। आप उसको देख सकते हैं, दिल्ली में देख सकते हैं, आप पंजाब में देख सकते हैं, वही हरियाणा में होगा। जी। दूसरा, किसानों के सामने इरिगेशन की बहुत बड़ी समस्या है। आज इरिगेशन पे हम 35 से लेके 11% तक आ गया है, जो हमारा डिपिंग जा रहा है दिन पे दिन। और कुछ SYL का पानी भी मिलना बाकी है। और बगैर इरिगेशन के खेती असंभव है। APMC मंडियाँ ख़त्म हो रही हैं। किसान को कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा सरकार से। और यानी कि इसके लिए कुछ किसानों के लिए क्या पैकेज है आपके पास? देखिए, मोदी सरकार और बीजेपी की जो सरकार आई, उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो किसानों की आय दुगना करेंगे। जी। लेकिन अगर आप आंकड़ा देखें तो करीब मोदी सरकार आई तब औसतन हरियाणा के किसान पे 98,000 रुपये कर्ज था। जी। वही कर्ज आज के दिन 1,98,000 हो गया। आत्महत्या इन्होंने दुगनी हुई है। आय तो दुगनी की नहीं, आत्महत्या कर्ज जरूर दुगनी दुगना कर दिया। तो वही आप देखिए कि किसान अपनी ज़मीन ज़्यादा बेचने लगे, क्योंकि उसको वो बेचारा कर्ज में क्या करेगा, ज़मीन बेचेगा, आत्महत्या करेगा। तो ये जो समस्याएं हैं, ये सरकार का कोई भी फोकस ही नहीं है इन चीज़ों पे। उल्टा किसान के लिए कुछ करने के बजाय किसान विरोधी 3 काले कानून ले आए। आप देखिए किसानों की कितनी दुर्गति हुई, 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। जी, वो सबने देखा। ये किसान विरोधी नीतियां ही तो हैं। इसलिए तो आप देखिए जन जन में ये आवाज़ है कि बीजेपी सरकार जन विरोधी है, किसान विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है। आप देखिए हर वर्ग, ऐसा कोई वर्ग नहीं जो सड़क पे इस सरकार के खिलाफ नहीं उतरा हो। चाहे वो किसान है, चाहे कोई आम नागरिक है, चाहे वो बिजली के लिए, चाहे आशा वर्कर है, चाहे कर्मचारी है, चाहे खिलाड़ी है, चाहे आपका नौजवान है, हर वर्ग इस सरकार से त्राहिमाम और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरा है। डॉक्टर साहब, आपके साथ प्रतिद्वंदी, आप अकेले विपक्ष तो हैं नहीं। भूपेंद्र हुड्डा जिस जगह आप बैठे, उन्होंने PWD का पूरा पैसा लगा के हरियाणा के स्टेट रोड NHI को कंपेयर करते थे। हरियाणा में लगता था कि सड़कें कितनी अच्छी थी। और आज ना दिल्ली की आउटर की सड़कें ठीक हैं, ना हरियाणा की सड़कें ठीक हैं। और जिस तरह से रैली निकाली, परिवर्तन यात्रा निकली, और जैसे आज अबे ने पूरी पद यात्रा से हरियाणा को माप दिया, तो उनके सामने आप कहाँ तक टिकेंगे कि उन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस दी हुई है। जनता दरबार भी लगाए हुए हैं लोगों में जाके, और उस तरह की गवर्नेंस से आगे एक कदम बढ़ के देखिए। हाँ। उन्होंने जनता दरबार लगाया, समस्याएं सुनी, फिर समस्याओं को सोल्व करने का आश्वासन दिया। आप देखिए कि ऐसे CM विंडो है, लेकिन आप देखिए उस CM विंडो में किसी शिकायत का कोई समाधान किसी का हो रहा है? किसी का कोई समाधान नहीं हो रहा। पहले ये समस्याएं क्रिएट करते हैं, कार्यकर्ता एमिनेंट सिटीजन बना के नील कर देते हैं। सर देखिए, मैं एक इसका जो है ना मोडस ऑफ ऑपरेंडी समझिए आप बीजेपी का। पहले ये समस्याएं क्रिएट करते हैं, फिर अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं कि हमने ये समस्या क्रिएट कर दी, अब इसको सोल्व करने के नाम पे जनता के साथ संपर्क साधो और फिर ये उनको सामने दिखावा करो कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। आप बताइए, परिवार पहचान पत्र पे, परिवार पहचान पत्र में कितनी खामियां हैं। जिस इंसान के पास 200 गज का प्लॉट नहीं, उसकी 5 लाख रुपए इनकम दिखा रखी है, वो कहाँ से जाएगा? कितने बेरोजगारों, बुजुर्गों की पेंशन काटी है। आप
राशन कार्ड कितने काटे हैं। आप ये पहले समस्या क्रिएट करते हैं, फिर उसी को सोल्व करने के नाम पे जनता दरबार लगाते हैं। ये क्या तरीका हुआ? ये तो कोई इनका पॉलिसी थोड़ी ना हुई, ये कोई गवर्नेंस थोड़ी हुई। गवर्नेंस होती है दूरदर्शी सोच कि कोई ऐसी नीति बनाए, ऐसा कार्य करे कि वो समस्या ही उत्पन्न ना हो। लोगों को पहले समस्या दो और फिर उसको सोल्व करने के नाम पे आप वाहवाही लूटो। अब जनता बेवकूफ़ नहीं रहेगी, जनता को समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे आप देखिए, ये एक अवैध वसूली का रैकेट चलाया। आप देखिए कितने ही अखबारों में आए, स्टिंग ऑपरेशन हुए, पीपीपी के नाम पे, परिवार आईडी के नाम पे पैसे ठीक करने के लिए उनका कॉन्टैक्ट चाहिए थे लोगों को देना, फिर उनसे पैसे की उगाही करके उनकी जो नाम में करेक्शन है को उसको ठीक करना। इंसान ठीक कराने जाता है लेकिन फिर 10 दिन बाद देखता है कि मेरी तो गलत है, फिर से जानबूझ के गलत कर दिया कर्मचारियों ने ताकि बाद में ठीक कराने के पैसे लिए जा सकें। तो ये अगर आप औसतन देखा जाएगा तो पूरे हरियाणा में हर घर में 1000 रुपये से 2000 रुपये की अवैध वसूली सरकार ने इन योजनाओं के तहत की है। पंजाब में सरकार बनी, आपने पंजाब का प्रतिनिधित्व वहाँ पे सीएम दिया, तो क्या हरियाणा में जब आपकी सरकार का दावा होगा तो क्या हरियाणा से सीएम रिप्रेजेंटेटिव होगा? बिल्कुल। देखिए, आम आदमी पार्टी जब भी चुनाव में जाती है अपने गारंटी कार्ड के साथ जाती है और अपने चेहरे के साथ जाती है। जब समय आएगा चुनाव का, उस टाइम पे आम आदमी पार्टी हरियाणा के लिए अपना मुख्यमंत्री का चेहरे की घोषणा करेगी। ये हमारा ऐसे ही हमने दिल्ली में किया है, पंजाब में किया, ये स्पष्ट है। और समय आने पर बिल्कुल मुख्यमंत्री चेहरा की घोषणा करके हम चुनाव में जाएंगे। और ये जो धर्म की राजनीति है, जैसे नूह का भी कांड हुआ, इस तरह की इनसे कैसे मुक्ति मिलेगी हरियाणा को? और देखिए, क्या बीजेपी की जाते ये मुक्ति हो जाएगी या संभव है कि दूसरी पार्टी अभी इसी ट्रैक को पकड़ेंगी? नहीं, देखिए दूसरी किसी पार्टी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी आज सरकार में है उसके, और हम विपक्ष होने के नाते हम बीजेपी ने जो किया है को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आप एक चीज़ देखिए कि ये संयोग और प्रयोग तो नहीं है। अनिल विज कहते हैं कि इसमें कोई गहरी साजिश है, मुख्यमंत्री कहते हैं गहरी साजिश है, लेकिन ये कौन बताएगा किसकी साजिश है? ये भी तो बताओ ना। गहरी साजिश कह देने से साजिश होगी, किसकी साजिश है? जब जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री जहाँ पे यात्रा निकल रही है उसके एसपी को छुट्टी पे भेज देता है, उस प्रदेश, उस राज्य के गृह प्रदेश से बाहर दूसरे गृह जिले से दूसरे जिले में पुलिसकर्मियों को भेज देता है। सीआईडी अपनी रिपोर्ट दे चुकी होती है, खुफिया विभाग रिपोर्ट दे चुका होता है कि यहाँ पे आशंका है, यहाँ पे दंगा हो सकता है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। उस रिपोर्ट को जानबूझकर कुंडली मार के बैठ जाते हैं। बताओ मुख्यमंत्री जी की क्या मंशा है? मुख्यमंत्री की जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या हरियाणा पुलिस या हरियाणा की किसी भी एजेंसी में इतनी ताकत है कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच कर सकते हैं? नहीं। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसकी हाईकोर्ट के जज के बेंच से इसकी जांच हो, न्यायिक जांच की हम मांग करते हैं। मनोज आसे हो गए, डॉक्टर साहब आप हो गए, जिस तरह से यूथ आए हैं निकल के आगे, आप प्रवक्ता के तौर पे, तो जिस तरह आगे विधायक के लिए उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से कन्वर्ट होके टिकट के लालच में लोग आते हैं, रातों रात ज्वाइन करते हैं, और एक यूथों को जो सीधे विचारधारा से जुड़ते हैं उनको प्राथमिकता रहेगी। देखिए, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में अगर देखा जाए, मैं हरियाणा के विधानसभा के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी की। मैं उसी बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी सबसे युवा पार्टी है जी। उसके जो जितने भी नुमाइंदे हैं वो सबसे युवा हैं। जितने एमएलए आप देखिए, जितने एमपी आप देखिए, कि सबसे युवा का जो क्रेडिट है वो आम आदमी पार्टी के पास है। सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग आम आदमी पार्टी में। ऐसे ही हमारा आम आदमी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण है